नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है ना कि आपकी एक गलती आपको पूरी जिंदगी के लिए पछताने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए जो कुछ भी आपने किया होता है उसका हिसाब तो देना ही होता है। दिल्ली का शराब घोटाला भी वही गलती है जिसकी वजह से अब नेताओं के पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि राहत तो उनको भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार मुश्किलों में इजाफा होता ही जा रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले ने बड़े बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और उन नेताओं में से एक है तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता, जिनको एक बार फिर से जोरदार झटका लगा है और उनके जेल से बाहर आने का सपना भी टूट गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है और जोरदार झटका लगा है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल को कविता के प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान के कविता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए की धारा 45 और एक प्रावधान का हवाला दिया था जो महिलाओं को अपवाद प्रदान करता है। सिंघवी ने अपनी दलील में कहा था कि ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है, वो 16 साल का है, लेकिन यहाँ मुद्दा अलग है। ये एक माँ का अपने बच्चे के लिए नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है। उसे यानी कि कविता की गिरफ्तारी से उनके बेटे को पहले ही ट्रॉमा हो चुका है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद रेडियो पर परीक्षा की चिंता से निपटने के बारे में व्याख्यान करते हैं, क्योंकि परीक्षा के दौरान बच्चों पर दबाव होता है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि एक बच्चे के प्रति उसकी मां के भावनात्मक समर्थन को किसी और के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि ईडी को के कविता से किसी भी तत्काल पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, इस आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। ईडी ने कविता की जमानत के विरोध में क्या तर्क दिए? हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता के अंतरिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें पीएमएलए की धारा 45 के तहत प्रावधान का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि ये प्रावधान उन महिलाओं पर लागू नहीं होता जो सार्वजनिक जीवन में हैं और राजनेता हैं। ईडी के वकील ने यह दावा किया कि के कविता दिल्ली शराब नीति मामले में रिश्वत के रूप में ली गई धनराशि के प्रमुख संचालकों में से एक थी। वकील ने यह भी कहा कि वो यानी के कविता न केवल रिश्वत की व्यवस्था करने में शामिल थी बल्कि लाभार्थी भी थी। इतना ही नहीं, ईडी ने कोर्ट में यह भी तर्क दिया कि के कविता पर लगे आरोप सिर्फ गवाहों और आरोपियों के बयानों पर आधारित नहीं है बल्कि दस्तावेजों और व्हाट्सएप चैट पर भी आधारित है। ईडी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में आरोपितों के द्वारा कई फोन नष्ट किए गए हैं और फोन का डेटा भी डिलीट कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में कहा कि वो दिल्ली शराब नीति मामले की जांच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने की कगार पर है और के कविता की जमानत इसमें बाधा बन सकती है। इससे पहले भी आपको बता दें कि के कविता को जोरदार झटका लगा था। दरअसल इससे पहले भी ईडी ने इस तर्क का विरोध किया था कि परीक्षा की वजह से जमानत दी जाए। इससे पहले के कविता ने जब अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की मांग की थी तो राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावजा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अब इस पर फैसला सुनाया है। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि ऐसा होने पर जांच बेपटरी हो जाएगी। कविता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पिछली सुनवाई में उनकी तरफ से दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने दलील ये भी दी कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के तहत
जमानत का लाभ मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, वकील ने यह भी कहा कि उनकी मुवक्किल के 16 साल के बेटे की परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऐसे में मां की मौजूदगी उन्हें बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को परीक्षा के दौरान मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन होता है। मां की कमी पिता या बहन या भाई के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी मुवक्किल को जमानत दे दी जाए। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि बच्चे पर मां की गिरफ्तारी का गहरा असर भी पड़ा है। उन्होंने परीक्षा के दौरान बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा सत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा का दबाव कोई काल्पनिक घटना नहीं है। कविता के पति पहले से ही दिल्ली में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बच्चा तेलंगाना में है। ईडी ने जमानत का किया विरोध। ईडी की तरफ से पेश वकील ज़ुएब हुसैन ने जमानत याचिका का खुले तौर पर विरोध करते हुए कहा कि पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के तहत छूट उस महिला के लिए नहीं है जो सार्वजनिक जीवन में है और राज्य की अग्रणी राजनेता है, यानी राजनीति में है। ईडी ने यह भी कहा कि कविता के बेटे की 12 में से 7 परीक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो बताता हो कि उनका बेटा किसी चिंता या बीमारी से पीड़ित है। वो सामान्य तर्क है। इसे साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है और वो जवान है, अकेला नहीं है। उसका समर्थन करने के लिए उसके पिता और भाई भी हैं। ईडी की इस दलील पर सिंघवी ने कहा कि वो एक लड़का है, आदमी नहीं। ईडी ने यह भी कहा कि कविता इस मामले में मुख्य आरोपितों में से एक है। ईडी ने यह भी तर्क दिया कि कविता रिश्वत देने के प्रमुख संचालकों में से एक है और वो अपने प्रतिनिधियों के जरिए से लाभार्थी भी रही है। और ये केवल बयानों पर नहीं बल्कि उनके कई ऐसे सबूत सामने हैं जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो पूरी जांच प्रभावित हो जाएगी। इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी कहा कि उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो ये साफ तौर पर दिखाती है कि सबूत कैसे नष्ट किए गए। कविता ने अपने मोबाइल फोन से सबूत मिटा दिए। ये सब उस दिन किया गया था जब उसे सम्मन जारी किया गया था। फेस टाइम जैसे ऐप में कोई डाटा नहीं था। 11 मार्च को कविता ने कहा कि अगली तारीख पर फोन पेश करेंगी। अगली तारीख पर उन्होंने 9 फोन पेश किए, लेकिन सबका डेटा नष्ट किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि डाटा 11 मार्च के बाद ही नष्ट हुआ है। अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि ईडी जांच के इस स्तर पर कविता को अंतरिम जमानत मिलने से जांच पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली हैं और लोगों को प्रभावित भी करेंगे। हुसैन ने ये आरोप लगाया कि कविता पहले भी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर चुकी हैं। एक गवाह ने बताया है कि उसे बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। सबूतों को भी नष्ट किया गया है। ईडी की एक टीम ने 15 मार्च को कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 26 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य राजनीतिक नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। दरअसल आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता बताया। प्रेस नोट के मुताबिक ईडी ने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के नेता के कविता ने शराब नीति को तैयार करते वक्त कथित तौर पर केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ साजिश रची थी। पिछले दिनों ईडी ने के कविता को भी उनके घर से ही गिरफ्तार किया था और उनसे रिमांड के दौरान हुए खुलासे के आधार पर ईडी ने केजरीवाल से भी पूछताछ की। के कविता और केजरीवाल के बीच में आबकारी पॉलिसी को लेकर जो बातचीत हुई उसको लेकर भी ईडी केजरीवाल से जवाब लेने की कोशिश कर रही है। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ही अपने बयान में ईडी ने आरोप लगाया था कि जांच में सामने आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कविता के साथ कई बाकी आप नेताओं ने मिलकर इस एक्साइज पॉलिसी को बनाने और उसे लागू करने की साजिश रची थी ताकि पॉलिसी की आड़ में करोड़ों रुपए की कमाई की जा सके। इसके बाद से ही केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। साउथ लॉबी से के कविता के जरिए आई इसी 100 करोड़ रुपए के रिश्वत के पार्टी में इस्तेमाल और मनी ट्रेल को लेकर ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि शराब नीति मामले के आरोपियों में से एक
विजय नायर अक्सर केजरीवाल के ऑफिस जाता था और अपना ज्यादातर वक्त वहीं पर बिताता था। नायर ने कथित तौर पर शराब व्यापारियों से कहा है कि उसने केजरीवाल के साथ ही पॉलिसी पर चर्चा कर ली है। जांचकर्ताओं ने यह भी कहा कि ये नायर ही था जिसने इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू की केजरीवाल से मुलाकात कराई थी। जब बैठक नहीं हो पाई तो उसने महेंद्रू और केजरीवाल की वीडियो कॉल पर बात कराई, जिसमें केजरीवाल ने यह कहा कि नायर उनके बच्चे जैसा है जिस पर उन्हें भरोसा करना चाहिए। साउथ लॉबी के पहले आरोपी और अब गवाह राघव मंगोटा ने यह भी कहा था कि उनके पिता ने शराब नीति के बारे में अधिक जानने के लिए केजरीवाल से मुलाकात की थी। राघव मंगोटा के पिता बीआरएस से ही सांसद हैं। लेकिन अब देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है कि क्या के कविता भी मनीष सिसोदिया की तरह ही लंबे वक्त तक अब जेल में ही रहने वाली हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।